Hi everyone, this is Dr. Vijendra Sharma. Today we will discuss about the concept of marketing management. Let's get started. Hi everyone, this is Dr. Vijendra Sharma. Today we will discuss about the concept of marketing management. Marketing management क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसको हम थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि मार्केट क्या होता है। तो मार्केट के लिए आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि मार्केट के लिए सबसे पहले कंज्यूमर का होना बहुत जरूरी है। तो कंज्यूमर है यानी कि पीपल होना चाहिए और उस पीपल्स के लिए जो लोग हैं जो उस प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे उनके लिए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होने चाहिए, पीपल होने चाहिए यानी कंज्यूमर होना चाहिए। तो प्रोडक्ट सर्विस हो गए, पीपल हो गए, लेकिन उनको खरीदने के लिए उनकी कैपेसिटी होनी बहुत जरूरी है। जो प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर है उनको खरीदने के लिए उन पीपल्स के लिए कंज्यूमर जो है उनको उनकी कैपेसिटी होनी यानी कैपेसिटी टू बाय दोस प्रोडक्ट्स। तो ये हो गया उनकी कैपेसिटी टू बाय दोस प्रोडक्ट। इसके बाद कैपेसिटी भी है, लोग भी हैं और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भी हैं, लेकिन विलिंगनेस नहीं है। तो विलिंगनेस टू बाय इज द मस्ट। तो विलिंगनेस टू बाय द प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले क्या हो गया, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हो गया, दूसरा कंज्यूमर्स हो गए, तीसरा उनको कैपेसिटी टू बाय दोस प्रोडक्ट्स एंड विलिंगनेस टू बाय। ये अगर सारे एलिमेंट हैं और ये सब एलिमेंट मिलके ही हमारा मार्केट बनाते हैं। तो ये हो गया पूरा मार्केट। तो हमने समझा कि मार्केट क्या होता है। मार्केट के लिए, किसी भी मार्केट के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होने चाहिए, दूसरा वहां पे कंज्यूमर्स होने चाहिए, कंज्यूमर्स को उनको प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी टू बाय दिस प्रोडक्ट्स। और लास्ट आता है विलिंगनेस टू बाय। अगर ये सब चीजें और विलिंगनेस नहीं है उन कंज्यूमर्स को उन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए तो मार्केट का कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होगा। तो ये हमारे मार्केटिंग के मेन एलिमेंट्स हो गए। तो अब हम जानेंगे आगे की मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट बोलते हैं किसे हैं। तो मार्केट क्या है और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर फॉर सेटिस्फाइंग द कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स। किसी भी प्रोडक्ट सर्विसेज का जो भी फ्लो है मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाना और उसके द्वारा किसी भी कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना मार्केटिंग है। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग मार्केट से क्या परचेज करते हैं, हम लोग मार्केट से एक सेटिस्फेक्शन परचेज करते हैं, हम बेनिफिट्स परचेज करते हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम सेटिस्फाइड करने के लिए, उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हम मार्केट से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बाय करते हैं। तो मार्केटिंग इज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। तो उस कंज्यूमर तक क्यों जाती है, फर्स्ट सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। तो ये हो गया मार्केटिंग मैनेजमेंट का, ये कंप्लीटली हम जाने तो क्या होता है। लेकिन अब इस मार्केटिंग मैनेजमेंट के किस पे बेस होता है, वो मार्केटिंग मिक्स जिसे हम बोलते हैं। जो 4 मार्केटिंग मिक्स जो होते हैं उनको बोलते हैं 4 पीस ऑफ द मार्केटिंग। वो क्या होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। ये 4 जो एलिमेंट्स हैं, जो पिलर्स हैं, पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट पूरा उन्हीं पे टिका हुआ है। क्योंकि हम जब बात करेंगे पूरा डिटेल में आगे के अपने वीडियोस में, तो इन प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस से रिलेटेड ही सारी हम बातें करते चलेंगे। तो आज हम जान रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को मार्केटिंग मैनेजमेंट के। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के जो मार्केटिंग मिक्स में हो गया प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। तो हम बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे कि ये क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, प्राइस क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है, प्लेस क्या होता है, इसके बारे में। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट इज बंडल ऑफ बेनिफिट और सेटिस्फैक्शन। प्रोडक्ट क्या होता है, बंडल ऑफ बेनिफिट और सेटिस्फैक्शन जो कि कंज्यूमर मार्केट से बाय करता है फॉर सेटिस्फाइंग देयर नीड्स एंड वांट्स। तो प्रोडक्ट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिससे हम प्रोडक्ट्स को 2 टाइप में पहले ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं कि नंबर 1 इज कंज्यूमर प्रोडक्ट, नंबर 2 इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो हाउस होल्ड में जो हम कंज्यूमर्स यूज करते हैं, जो नॉर्मल कंज्यूमर्स यूज करते हैं, जो मार्केट में हमारे को आम लोगों को दिखाई देते हैं, प्रोडक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। जबकि जो इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। अल्टीमेट डिफरेंस क्या इन दोनों के अंदर, उनके यूज पर है। कोई प्रोडक्ट अगर आम कंज्यूमर यूज करता है तो कंज्यूमर प्रोडक्ट कहलाता है, और वही प्रोडक्ट्स अगर इंडस्ट्री में यूज होते हैं तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो जाता है। तो कंज्यूमर पे हम जानेंगे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में कौन कौन से होते हैं। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को ब्रॉडली अगर हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स होते हैं, दूसरा शॉपिंग प्रोडक्ट्स होते हैं,
तीसरा कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, और फोर्थ वन हम बात करें कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वीनियंस प्रोडक्ट कौन से होते हैं। कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स होते हैं जो फ्रीक्वेंटली बाय करता है, कोई भी कंज्यूमर जाके फ्रीक्वेंटली बाय करता है, उसकी हैबिट के थ्रू बाय करता है, जहां से बहुत ज्यादा कंपैरिजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो शॉप पे जाता है, फ्रीक्वेंटली जाके किसी भी प्रोडक्ट्स को मांगता है, डिमांड कर लेता है। जैसे आपके टूथब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, डिटर्जेंट हो गया, सोप हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गए, जिनके लिए बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कंज्यूमर जो होता है फ्रीक्वेंटली अपनी हैबिट के अकॉर्डिंगली ऑन डे टू डे बेसिस पे जाके वो मार्केट से परचेज करता है, वो कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके बाद हम बात करें शॉपिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। शॉपिंग प्रोडक्ट्स में कंज्यूमर शॉप टू शॉप जाके कंपैरिजन करता है, प्राइस का कंपैरिजन करता है, फैशन का कंपैरिजन करता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी का कंपैरिजन करता है, उसकी क्वालिटी का कंपैरिजन करता है। तो बहुत सारे कंपैरिजंस वो करने के बाद में किसी प्रोडक्ट को खरीदता है। तो वो क्या करता है, शॉप टू शॉप जाके कंपैरिजन करता है, एक ही कंज्यूमर एक ही शॉप से जाके जनरली ना लेके 2-3 शॉप से उसका कंपैरिजन करके उन प्रोडक्ट्स को बाय करता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स फैशन प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। जैसे अब सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडियन साड़ी, जो कि शॉप टू शॉप जाके लोग उसको कंपैरिजन करते हैं और प्राइस और उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंगली और फैशन के अकॉर्डिंगली इसको परचेज करते हैं। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो शॉपिंग प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो जिनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होती है, जो फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं और फिनिश हो जाते हैं। उनको बहुत ज्यादा ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है, और जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, हमारे पास घर में यूज होने वाले हाउस होल्ड जो भी हम किचन वगैरह में जो भी हम मटेरियल्स यूज करते हैं वो हो गया, जो भी हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं वो हो गए, ये सब हमारे नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं और खत्म हो, जिनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत लिमिटेड समय के लिए होती है, जब तक हम उसको यूज करते हैं और उनका इमीडिएटली वो प्रोडक्ट्स खत्म हो जाते हैं। इसके बाद है ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। लॉन्ग टर्म तक चलने के लिए जैसे हमारे जो भी है, जैसे फ्रिज हो गया, टेलीविजन हो गया, और इस तरह के प्रोडक्ट जिनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जब मोबाइल फोन है, वॉच हो गई, क्लॉक्स हो गई, ये सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं उनको ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में हमने फ्रेंड्स देखा कि हमने इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में बहुत से अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है वो हो गया, केमिकल्स हो गए, वो जो कि कंज्यूमर्स जो कि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स जो उनको प्रोडक्ट को यूज करने वाले हैं। तो रॉ मटेरियल हो गया, केमिकल्स हो गए, मशीन एंड ओएम्स हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे टूल्स हो गए, जो टूल्स यूज होने वाले, वो तो डिपेंड करता है किस तरह की इंडस्ट्री है, उसमें कौन से प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आते हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या है, जनरली वो डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू खरीदते हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट कंज्यूमर तक वो उनका एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है और उनको पता होता है कि प्रोडक्ट्स वो कहाँ से मिलने वाले हैं। जबकि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में ऐसा नहीं है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लोग जाके फ्रीक्वेंटली से बाय कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनके डिस्प्ले उनको देखने को मिलते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। जब हालांकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस भी लगती हैं, तो वो इंडस्ट्रियल जो बायर्स होते हैं उनके लिए वो डिफरेंट टाइप पर इस तरह के प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया जाता है। तो ये हो गया हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो ये ओवरऑल हमने जाना कि प्रोडक्ट्स होता क्या। अब हम बात करते हैं प्राइस का। प्राइस क्या होता है? प्राइस क्या होता है, हमारा जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो कॉस्ट होती है। कॉस्ट होने के बाद में उसके ऊपर कंपनी का एक मार्जिन ऑफ प्रॉफिट होता है, जो कंपनी को उसके लिए आगे अपने बिजनेस को रन करने के कंपनी एक प्रॉफिट रखती है। प्रॉफिट के प्लस के ऊपर जाके उसमें टैक्सेस लगते हैं और उसके बाद अल्टीमेट प्राइस बनता है। तो क्या हो गया, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस टैक्सेस इज इक्वल टू प्राइस। तो ये प्राइसिंग होती है। अब क्या होता है कि प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है, वो डिपेंड करती है कंज्यूमर सेगमेंट के ऊपर। जिस हिसाब का सेगमेंट होता है उसके हिसाब से मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, उनके प्राइस को डिसाइड करती हैं। एक ही प्रोडक्ट होता है, वो अलग अलग पैकेजिंग में बना के उसको अलग अलग प्राइस रेंज में बेचा जाता है। अगर कोई प्रोडक्ट कोई हाई वैल्यू आइटम का बनाया जाता है तो उसका सेगमेंट जो होता है वो एलाइट सेगमेंट हो जाता है, तो उसको उसी हिसाब से उस सेगमेंट के लिए उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है। तो डिपेंड करता है कि हम उस प्रोडक्ट को किस सेगमेंट के लिए हम बना रहे हैं, किस सेगमेंट के लोग में उसको सेल करना है,
उसके हिसाब से उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है। कॉम्पिटिटर्स को भी ध्यान में रख के प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को तैयार किया जाता है। तो बेसिकली प्राइसिंग क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस टैक्सेस इक्वल टू प्राइसिंग होता है। अब थर्ड हम बात करेंगे प्रमोशन की। प्रमोशन क्या होता है, अब जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जो भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को बना रहा है, उसकी मार्केटिंग करने के लिए जो कम्युनिकेशन है, अल्टीमेट कंज्यूमर तक बताना, उस प्रोडक्ट के फीचर्स के बताना, उसके गुणों को बताना ही वो एक कम्युनिकेशन के थ्रू हम कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। तो वो है प्रमोशन। तो प्रमोशन को भी हम अगले 4 टाइप्स में अलग से डिवाइड करेंगे। प्रमोशन क्या होता है, नंबर 1 एडवर्टाइजिंग, नंबर 2 पब्लिसिटी, नंबर 3 सेल्स प्रमोशन, नंबर 4 इज डायरेक्ट सेलिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग। तो ये प्रमोशन मिक्स का एक पार्ट होता है। तो प्रमोशन मिक्स में सबसे पहले बात करते हैं एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग एक नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होता है, जो कि कोई आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर द्वारा कोई भी कम्युनिकेशन अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। तो बहुत सारे मीडियम्स होते हैं एडवर्टाइजिंग के, जिसके थ्रू हम कंज्यूमर तक वो कम्युनिकेशन को पहुंचाते हैं। वो एक प्लेटफॉर्म होती है, उसके अंदर उस जो भी कम्युनिकेशन बनाया जाता है उसको क्रिएट किया जाता है एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर द्वारा। उसको एक अल्टीमेट कंज्यूमर पहुंचाने के लिए जो मीडिया यूज करते हैं उसका एक अपना कॉस्ट होता है, और वो एक प्लेटफॉर्म में होता है, और उससे हम अल्टीमेटली कंज्यूमर तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। उस प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, उस प्रोडक्ट के जो भी टेंजिबल इंटेंजिबल्स जो भी बेनिफिट्स हैं उसको हम बताते हैं। तो ये एडवर्टाइजिंग के थ्रू होता है। एडवर्टाइजिंग के मीडिया बहुत सारे हो सकते हैं आजकल। आप इंटरनेट पे भी एडवर्टाइज कर सकते हैं, अब टेलीविजन भी बहुत अच्छा है, रेडियो है, इसके बाद होर्डिंग्स हैं, आउटडोर में प्रिंट मीडिया है, मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर, इन सब में आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। और आपको एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी में ध्यान रखना पड़ता है कि आप किस कंज्यूमर के लिए वो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली उसकी कॉपी राइटिंग होती है, उसी के हिसाब से उसका पूरा थीम बनाया जाता है, जिससे वो कम्युनिकेशन अल्टीमेट उस कंज्यूमर तक उसकी लैंग्वेज में पहुंच पाए, वो उसको अंडरस्टैंड कर, उससे अट्रैक्ट हो, उस प्रोडक्ट को खरीद पाए। तो वो एक एडवर्टाइजिंग है। जब हम एडवर्टाइजिंग को हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे एडवर्टाइजिंग की क्या क्या स्ट्रेटेजी होती है। अभी हम ब्रीफली थोड़ा जान रहे हैं कि किस में हम क्या क्या जान पाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आता है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी क्या होती है, पब्लिसिटी जो होती है वो सेम एडवर्टाइजिंग वो नॉन प्लेटफॉर्म में होती है, जहाँ पे हमको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता है, जिसमें पब्लिक रिलेशन द्वारा हम कंज्यूमर तक अपनी बात को पहुंचाते हैं, जिसमें किसी के लिए हमें कुछ को देना नहीं पड़ता, जहाँ पे कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है। वो नॉन प्लेटफॉर्म होती है, जो कि अल्टीमेटली कंज्यूमर तक आपका कम्युनिकेशन वाया पब्लिक रिलेशंस के द्वारा पहुंच सकता है, या आप किसी न्यूज आइटम के द्वारा आप उसको पहुंचा सकते हैं, या आपके जो भी रिप्रेजेंटेटिव है जो माउथ पब्लिसिटी द्वारा लोगों के बीच में बात पहुंचाते हैं, वो एक पब्लिसिटी का पार्ट होता है। तो पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग में मेनली डिफरेंस ये है कि एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म में होता है और पब्लिसिटी नॉन प्लेटफॉर्म होती है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले जो है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या है, जब कंपनी को अपनी सेल्स को इंक्रीज करना पड़ता है तो उसमें से ऑफर्स देते हैं। ऑफर्स होते हैं सेल्स प्रमोशन, उस ऑफर्स को ही सेल्स प्रमोशन कहते हैं, जिससे कि उनकी सेल्स जो है उनकी यूनिट्स को एनहांस कर पाए, उनको बढ़ा पाए। तो वो कैसे होता है, जब सीजन ऑफ होता है उसमें पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए लोग ऑफ देते हैं, जैसे परसेंटेज में ऑफ देते हैं, जैसे बोलेगा 25% ऑफ, 50% ऑफ, 1+1 फ्री हो गया, एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट फ्री हो गया। वो क्या कंपनी की स्ट्रेटेजी होती है, टाइम पे अपने जो स्टॉक जो होते हैं उसको क्लियरेंस के लिए सेल्स लगाते हैं, या ऑफ सीजन के अंदर अपने सेल्स को एक्सलेट करने के लिए सेल्स प्रमोशन की स्कीम देते हैं, या एक पॉइंट ऑफ टाइम पर उनको पता है कि यूनिट्स में हमारा जो कॉस्ट है वो सेम है, और हम अगर उससे बढ़ा के अगर यूनिट्स को हम सेल करेंगे तो उनको फायदा ही होने वाला है, तो उसमें सेल लगा के ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स बेचने के एक प्रमोशंस करते हैं, तो उसको सेल्स प्रमोशंस मिलते हैं। तो आए टाइम में हम लोग देखते हैं एडवर्टाइजिंग के थ्रू की है किसी आइटम पे सेल्स चल रही है, तो वो सेल्स प्रमोशन का पार्ट होता है, जिसके अंदर ऑफ हो गया, 1+1 फ्री हो गया, या परसेंटेज में कुछ ज्यादा प्रोडक्ट दे देते हैं, वो सेल्स प्रमोशन का पार्ट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो बहुत ही इफेक्टिव है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग या बोले डायरेक्ट मार्केटिंग में हम बोल सकते हैं। तो वो डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर क्या डोर टू डोर जाके कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है, तो प्रोडक्ट के फीचर्स के बताना और उसको सेल करना डोर टू डोर करके। तो हाई वैल्यू प्राइस आइटम होते हैं, आपने देखा होगा कि पहले वैक्यूम क्लीनर्स जब लॉन्च हुए
तो हम डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू हमने उनको बहुत ज्यादा लोगों के बीच में अवेयरनेस को पहुंचाया, क्योंकि पहले लोगों के बीच में कॉन्सेप्ट नहीं था कि हम लोग उसको इस हाई वैल्यू प्राइस आइटम को खरीदेंगे, वो भी घर की साफ सफाई के लिए। वैक्यूम क्लीनर्स को कॉन्सेप्ट को लोगों के अंदर माइंड में बिठाना, उनको कम्युनिकेट करना कि उसके क्या फीचर्स हैं, तो वो डायरेक्ट मार्केटिंग के द्वारा ही पॉसिबल था, संभव था। इसलिए जो सेल्समैन थे उनको उस हिसाब से तैयार किया गया, उनके जो स्ट्रेटेजी थी उनको उस हिसाब से बनाया गया, उनके सेल्स का प्रेजेंटेशन जो था उनको उस हिसाब से प्रिपेयर करके लोगों को बाउंड किया गया कि वो एक नेसेसिटी है, और वो नेसेसिटी ऐसा फैला लोगों के बीच में कि वो अब हमारे नीड बन गया। तो वैक्यूम क्लीनर्स हो गए, इस तरह एक्वागार्ड आए, उनको भी डायरेक्ट सेल्स के द्वारा हमने बेचा और उनको लोगों तक पहुंचाया। तो डायरेक्ट सेल्स में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमें इमीडिएट रिस्पांस का मालूम पड़ जाता है कि हमारा कितना यूनिट सेल्स हुई, या जो इमीडिएट जो फीडबैक हमें मिलता है कंज्यूमर से, वो इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। हालांकि इसके अंदर बहुत ज्यादा हम लोग एक्सपेंशन एक साथ नहीं कर सक पाते हैं, जो दूसरे मीडिया से एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम ज्यादा मास में जो चीज हम पहुंचा सकते हैं वो डायरेक्ट सेल्स के द्वारा नहीं पहुंचा सकते, लेकिन डायरेक्ट सेल्स का हमें इमीडिएट फीडबैक मिलता है, जिसको हम जो मेजरेबल होता है और मेजर करके हम अपने डे टू डे स्ट्रेटेजी को तैयार कर सकते हैं, और हमें पता होता है कि इस प्रोडक्ट का क्या रिस्पॉन्स है मार्केट के अंदर। तो ये डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर जो सेल्समैन होते हैं, जो मार्केट के अंदर जाते हैं, उनका जो प्रेजेंटेशन होता है और लोगों को अट्रैक्ट करने का तरीका होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसमें ये आईडीए मॉडल भी बोल सकते हैं। उसमें क्या होता है, कंज्यूमर को के पास जाके उस सेल्समैन को एक अटेंशन को उसको अटैक करना पड़ता है, अटेंशन दिखानी पड़ती है, ये प्रोडक्ट है हम लेके आए हैं। वो उस अटेंशन के बाद आई आता है इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है कि ठीक है, ये एक अटेंशन है, ये प्रोडक्ट हम लेके आए हैं, प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर ये इसकी का जो फीचर्स हैं, तो एक इंटरेस्ट पब्लिक के अंदर जगाना कि ये इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है कि ये इंटरेस्ट किस लिए है, कि क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं, इससे लोगों को क्या क्या फायदा होने वाला है, लोगों की मुश्किलें कैसे हम कम करेंगे, तो इंटरेस्ट हो जाता है। फिर उसके डिजायर डेवलप करा जाता है। डिजायर डेवलप करने जो लोग उसको देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उनके अंदर उसकी डिजायर को डेवलप करा जाता है, जिससे उसको बाय कर सके, उसको खरीद सके। तो पहले क्या करते हैं, वो एक अटेंशन क्रिएट करते हैं, फिर इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, फिर उसकी डिजायर क्रिएट करते हैं, और फिर एक्शन उसको सेल करते हैं। तो ये पूरी की पूरी एक लूप क्लोज करके वो हमारे को डायरेक्ट मार्केटिंग में इमीडिएट रिस्पांस मिल जाता है कि आज हमने 100 यूनिट्स मार्केट के अंदर भेजा, तो 100 यूनिट में हमने कितना सेल किया, उसमें लोगों का क्या फीडबैक था, उस फीडबैक के बिहाफ पे हम अपनी आगे की स्ट्रेटेजी को तैयार करते हैं। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग। अब लास्ट जो पी है वो बस ज्यादा प्लेस। जब मैन्युफैक्चरर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक अगर किसी हमें प्रोडक्ट को पहुंचाना है, तो उसके बीच में मार्केट इंटरमीडिएटरीज होती है, मार्केटिंग चैनल्स होते हैं, जिनके थ्रू अल्टीमेट कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है। वो क्या है, ओनरशिप का ट्रांसफर। कंज्यूमर मैन्युफैक्चरर अपनी ओनरशिप ट्रांसफर करता है, वो थर्ड पार्टी को देता है, और थर्ड पार्टी से वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक जाती है। तो वो थर्ड पार्टी कौन कौन सी हो सकती है, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, इसके अंदर बहुत जो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट किस कैटेगरी का, उस हिसाब से उसके मार्केटिंग चैनल्स होते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट में होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर तक मार्केट प्रोडक्ट पहुंचता है। इसके बाद कहीं कैरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट्स होते हैं, कहीं एजेंट्स होते हैं, या अल्टीमेट ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक भी पहुंचते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, बीच में कितने मार्केटिंग चैनल्स उसमें यूज होने वाले हैं। उसके बाद वो ओनरशिप जो होती है मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, रिटेलर से कंज्यूमर तक ट्रांसफर होती है। उसमें अपनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, उनके प्रॉफिट मार्जिन होते हैं, जिससे क्या है कि मैन्युफैक्चरर को एक आसानी होती है कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए। तो हमने अभी देखा 4 पीस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। ये 4 पीस मिलकर पूरा मार्केटिंग का हमारा 4 पिलर्स होते हैं मार्केटिंग के, और पूरा मार्केटिंग का जो हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट है इसी पे बेस करता है। तो आगे आने वाले यूनिट्स में हम जब डिटेल में मार्केटिंग मैनेजमेंट को पढ़ेंगे, तो हम इसी बेस को लेके आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आज हम कॉन्सेप्ट को यहीं पर रखते हैं, और आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।